हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो अभी हमारी सैम्पल पेपर की सीरीज चल रही है। सेक्शन बी मैंने करवा दिया था पिछले वीडियो में। आज मैं सेक्शन सी करवाने जा रही हूँ और इसमें 6 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स की। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 26 करवाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन है बहुत ईजी। इसको पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। नेशनल आर्ट कन्वेंशन में स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से कि आपको 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। 60 स्टूडेंट्स म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस, 84 डांस में इंटरेस्टेड है, एंड 108 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट्स। ऑर्गेनाइजर्स विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजर्स चाहते हैं कि उनको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स में रखा जाए, सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म। ऐसे कि हर ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट हो जिनका इंटरेस्ट सेम आर्ट फॉर्म में हो। तो ऐसे कुछ नंबर ऑफ ग्रुप्स वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, कि बच्चों की संख्या जो है वो सेम हो और जो बच्चे जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उसी में उनका ग्रुप बने। ठीक है, इस तरह का है। तो वही है सेम आर्ट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज द सेम। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी सब ग्रुप में सेम हो। तो अब पहला क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए, 3 नंबर का सवाल है तो 3 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप निकालते हैं। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर ग्रुप में ऐसे होने चाहिए कि जितने भी हो वो उससे हमारी ये तीनों नंबर डिविजिबल हो। 60 भी डिवाइड हो जाए, 84 भी डिवाइड हो जाए और 108 भी डिवाइड हो जाए। मतलब हमें उस ग्रुप में इतने बच्चे चाहिए, इतने नंबर चाहिए कि उन नंबर से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब हमें HCF चाहिए। ठीक है, तो वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप हम ये लिखेंगे सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। समझ में आ रही है ना ये बात। तो ये बहुत इजी सवाल है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। ठीक है, इन तीनों का HCF में चाहिए। तो बस हम HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये तो आप लोगों को सभी को आता ही होगा। ठीक है, ये हो गया 60 का। इसी तरह से हम 84 का निकालेंगे। ठीक, और अब हम 108 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 5 10, 2 4 जा, ये हो जाएगा 27। फिर हम 3 लेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा। ठीक है, तो ये सबके हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल दिए। ये बात समझ में आई ना कि इसमें हमसे पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजर्स विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ, कम से कम ग्रुप बनाना चाहते हैं और इस तरह से सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म। सेम आर्ट फॉर्म में उनका इंटरेस्ट हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज द सेम, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या भी, मतलब स्टूडेंट्स की संख्या भी हर ग्रुप में सेम हो। तो ऐसा तभी हो सकता है जबकि कोई ऐसी संख्या का ग्रुप बनाया जाए जिससे कि हमारे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स HCF। तो इसीलिए हमें HCF निकाल रहे हैं। ठीक बच्चों, तो हम इसका HCF निकाल लेते हैं। हम लिखते हैं 60 इक्वल टू क्या है, 2 हमारा 2 बार आया है तो 2 की स्क्वायर और इंटू 5 इंटू 3, ये हो गया। अब 84 हमारा क्या है, 2 इसमें भी 2 बार है, 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और हमारा 108 इसको लिखते हैं, इसमें भी 2 हमारा 2 टाइम्स है, 3 हमारा इसमें 3 टाइम्स है। 3 कितने बार है, 3 बार। 3 जरा ढंग से बनाओ, 3 है 3 बार। ठीक है, तो अब HCF निकालना तो आप सबको आता ही है, फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था मैंने, वैसे भी सबको आता ही होगा फर्स्ट चैप्टर का है। तो क्या करते हैं, जो सब में कॉमन हो, तो देखो 2 की स्क्वायर सब में कॉमन हो रहा है, 3 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें पावर 3 है। तो HCF में कम पावर वाला लेते हैं, मतलब एक ही बार वाला 3 हम लेंगे। तो कितना हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई 3 मतलब 12। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप हो जाएंगे 12। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। अब हर आर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा, बताओ। ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया, ये हमने 12 निकाला है। ठीक है, ये भी निकाला है 12। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। अब हर आर्ट फॉर्म में कितने ग्रुप बनेंगे भाई, बस डिवाइड करना है सीधा। मैं यही कर देती हूँ, बाद में मिटाती हूँ तीसरे में। नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, तो नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक कितने हो जाएंगे बताओ। नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक
म्यूजिक में कितने हैं बच्चे? 60 हैं। और एक ग्रुप में कितने बच्चे हमने निकाले? 12। तो कितने हो गए? 5 12 5 60। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप मतलब म्यूजिक में 5 ग्रुप बने। इसी तरह से नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डांस, डांस में कितने हो जाएंगे? डांस में कितने बच्चे हैं? 84। तो 84 डिवाइडेड बाय 12, तो डांस में कितने ग्रुप बन जाएंगे? 7। इसी तरह से हम लिख देंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट। क्या हो जाएगा भाई? हैंडीक्राफ्ट के बच्चे कितने हैं? 108। और इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो देखा बच्चों कितने ग्रुप बने? 5 7 एंड 9। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया तुमने। एक तो ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप 12 है, उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। हर आर्ट फॉर्म में कितने ग्रुप बनेंगे? तो भाई जितने बच्चे हैं उसको हम इससे 12 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इन ईच ग्रुप। अब हाउ मेनी रूम्स, इसका तीसरे का हम वही आंसर दे देते हैं। हाउ मेनी रूम्स, तो नंबर ऑफ रूम्स क्या हो जाएगा? बताओ, तो बहुत इजी है। नंबर ऑफ रूम्स क्या हो जाएगा बताओ? भाई हर ग्रुप को एक रूम चाहिए, तो 5 ग्रुप हैं तो इनको 5 रूम चाहिए। 7 ग्रुप हैं तो 7 रूम चाहिए। तो नंबर ऑफ रूम्स क्या हो जाएगा? 5 + 7 और +9। ठीक है, 7 × 5 = 12, 12 × 9 = 21। ये हो गया नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट का हो गया आंसर, ये हमारे सेकंड का आंसर हो गया, और ये थर्ड का आंसर। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं छोटे छोटे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आई बात? है ना इजी सवाल? तो कुछ नहीं है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 27। ये है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β²। सेकंड है अल्फा की पावर -1 + बीटा की पावर -1। तो हम पहला करते हैं। देखो पहले हमें क्या क्या चीज गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x² + 5x + 1। तो इसमें हमें a b c तुम्हें पता है। a = 5, b = 5 और c = 1। ठीक है ना, a b c। ठीक, ये तो मालूम है आप लोगों को। तो हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में पता है ना क्या होता है? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है? -b/a, मतलब -5/5। कितना हो गया? -1। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा -1। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं। इसमें सम ऑफ द जीरोज ऐसा लिख लो, एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा। या ऐसे भी लिख दोगे तब भी मार्क्स कटेंगे नहीं। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये भी निकाल लेते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो क्या होता है? अल्फा बीटा होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमारा क्या होता है? C/A होता है ना, C/A। तो हमारा C क्या है? 1 और अपॉन में 5। तो हमारे पास अल्फा बीटा आ गया और अल्फा प्लस बीटा आ गया, 2 चीजें आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है α² + β² बताओ। तो α² + β² हमारा पहला, α² + β²। अब देखो इसमें तो ना अल्फा प्लस बीटा ना अल्फा बीटा, तो पहले हम इसको इस रूप में बनाते हैं। तो हम a + b² का फार्मूला जानते हैं ना, a² + b² + 2ab। तो 2 अल्फा बीटा हम लिख देंगे। लेकिन जब हमने कोई चीज जोड़ी है तो उतना ही माइनस करना पड़ेगा, तो -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये पूरा मिला के हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। अब देखो हमारे पास जो चीज हमको मालूम है वो हमारे पास है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। -1 स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारा 1/5 है, तो यहाँ पे हम 1/5 पुट कर देंगे। -1 की स्क्वायर 1 ही होगा और ये हो जाएगा -2/5। इसको सॉल्व कर लो, 5 × 5, 5 - 2 3/5। ठीक है बच्चों, आया समझ में? α² + β² की वैल्यू आ गई हमारी 3/5। ठीक, तो यहाँ पे हम आगे इसको ऐसे लिख देंगे, α² + β² = 3/5। ये हमारा आंसर। ठीक, अब सेकेंड वाला ये हमसे पूछा गया है। ये सेकेंड वाला अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 मतलब 1/α + 1/बीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। नीचे हो गया अल्फा, ऊपर हो गया बीटा प्लस अल्फा। ये तो सॉल्व करना आता है ना, तो बस बीटा प्लस अल्फा लिखो, अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात तो एक ही है। और अपॉन में अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट कर दो।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी है -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 के नीचे 1 ये उल्टा हो जाएगा जाकर के, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से -1 और इंटू 5/1 दैट मीन्स -5। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 इक्वल टू -5। ये हमने दोनों वैल्यूज निकाल दी। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मतलब डेढ़ नंबर के दोनों हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया है? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, हमें पहले सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल लेना है, अल्फा बीटा निकाल लेना है। बस फिर जो भी हमसे पूछा गया है तो इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कि हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ जाए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो मैं कभी प्रैक्टिस करवाऊंगी बाद में, भी तो सैंपल पेपर क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन है 28। ये क्वेश्चन तो इस तरह का एनसीईआरटी बुक में भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने करवाया हुआ भी है। जब हम चैप्टर 3 करवा रहे थे तो मैंने इस तरह क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं और समझाती हूँ आप लोगों को। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर बना लेते हैं। तो 2 डिजिट नंबर क्या होती है, जैसे कोई भी नंबर ले लो 25, ये 2 डिजिट नंबर है, ये इसका यूनिट प्लेस है और ये इसका टेंस प्लेस है। तो हमें इस तरह से मानना पड़ेगा कि लेट यूनिट प्लेस इज x, टेंस प्लेस इज y, या जो भी हम मानते हैं। ठीक है, तो हम इसको नंबर पहले बना लेते हैं। तो लेट टेंस डिजिट, जो टेंस प्लेस की डिजिट है, टेंस प्लेस डिजिट x और यूनिट प्लेस y ले लेते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू y। तो हमारी नंबर क्या बनेगी, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगी 10x प्लस y, ऐसे बनेगी ना। इस तरह सवाल में करवाया हुआ है। फिर कह रहा है जब इसके नंबर के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर क्या हो जाएगी, तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स दूसरी नंबर बनेगी ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर हमारी हो जाएगी, रिवर्स कर देंगे डिजिट को, मतलब y इधर आ जाएगा, x उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो इसमें क्या बोला गया, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इन दोनों को जोड़ के कितना आता है 66। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो भी है हमारा ऐसा हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66। ठीक है, तो 10x और 1x हो गया 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। अब हम इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं, मतलब हम 11 से पूरा डिवाइड कर देते हैं, छोटा कर देते हैं अपना इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर दोनों डिजिट के नंबर में 2 का डिफरेंस है तो फाइंड द नंबर, डिफर बाय 2 देन फाइंड द नंबर। फिर पूछा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब यहाँ डिफरेंस की बात बोली, अगर सम की बात बोली होती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक ही क्वेश्चन बनाते। हमारे यहाँ 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, और पहला इक्वेशन तो बन चुका है। अब एक इक्वेशन हमारा ऐसा बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, इनके बीच का डिफरेंस है, और दूसरा इक्वेशन हमारा और बन जाएगा कि अगर y में से x घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, y में से x घटाएंगे तो 2 आएगा। तो हमारा इक्वेशन नंबर ये हमारा बना 2, और ये वाला इक्वेशन हो गया हमारा 3। ठीक है बच्चों, तो इसको 3 वाले को थोड़ा सा हम अभी इसको और सही कर लेते हैं। x को पहले लिखे, y को बाद में लिखे, तो हमारा ऐसा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, या अभी पहले नंबर से माइनस हटाना चाहते हैं या ऐसे ही रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आया समझ में। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो हमारी एक नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ये भी पूछा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑन एडिंग सीधा एक कट रहा है, तो ये हो गया हमारा 2x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 2 4। ठीक है, x आ गया 4, तो y निकाल लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब तो मैं बता चुकी हूँ।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन y, तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4, तो कितना आ गया 2, तो y आ गया 2, तो हमारी नंबर क्या बन जाएगी, नंबर है हमारी 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 4 प्लस 2 मतलब 42, हमारी नंबर बन गई। ये तो ये आ गई। अब दूसरा हम इस तरह सॉल्व करेंगे, ये वाला लेंगे हम इक्वेशन थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इसको भी हम ऑन एडिंग ऐड करते हैं, इसको भी हमने ऐड ही किया था क्योंकि हम निशान बदलने के लिए हम x काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू 4 आ गया, जो y इक्वल टू 4 आ जाएगा तो x हमारा आ जाएगा 2, ठीक है ना, x प्लस वाई, तो x इक्वल टू में डायरेक्ट लिख दूं, x इक्वल टू आ जाएगा 2, तो हमारी नंबर ओरिजिनल नंबर क्या थी 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 2 और प्लस 4, तो मतलब 24, तो देखा ये दो नंबर में, ये तो 42 आएगा, ये 24 आएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया है कि डिफरेंस कौन सी डिजिट का कौन से डिजिट से है, बस दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस है 2। तो जब इस तरह का सवाल आता है तो हमें दो इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, एक ही करके आओगे तो मार्क्स कट भी सकते हैं, 3 के बजाय 2 मार्क्स देके छोड़ देगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप सब लोगों को आता होगा, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ लिख के नहीं बताया है, समझ में आ गया। चले हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है PA एंड PB आर टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ सेंटर O, ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, PA और PB टेंजेंट ड्रॉ की गई है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, कॉर्ड AB मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियस, ये कॉर्ड जो AB है रेडियस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ये हमारा ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, मतलब कॉर्ड की लेंथ AB, हमारा AB कितना दिया हुआ है, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA, तो हमें टेंजेंट PA की लेंथ निकालनी है, एंड द लेंथ ऑफ रेडियस OA, और रेडियस OA की लेंथ भी निकालनी है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में हम पहले कुछ इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं AB पर, ये P से, ये इसका हम पॉइंट M दे देते हैं, ये वाला पॉइंट M दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसमें, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB एट पॉइंट M, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। तो जो हमारा पूरा AB है, AB हमारा गिवन है 6 सेंटीमीटर के बाइसेक्टर है, तो हमारा AM क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और BM भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, BM भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं, हमारा इससे रेडियस AO निकल जाएगा, कैसे, परपेंडिकुलर ये वाला तो एंगल 90 डिग्री हमारा ट्रायंगल AOM एक राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल, और ये वाली साइड हमारी जो AM है 3 सेंटीमीटर में निकाला हुआ है, तो बस हम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल AOM, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, राइट ट्रायंगल AOM। अब हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री एंगल बनाने वाली साइड क्या है, AM मतलब बेस है, हमें निकालना है AO मतलब हाइपोटेनस निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो मतलब मैथ की हर एक पार्ट है कहीं ना कहीं किसी दूसरे में भी यूज हो जाता है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम यहाँ पे करके AO बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल AOM cos 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AM अपॉन में जो हमारा रेडियस है OA, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से याद है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 इक्वल टू हो जाएगा AM हमको पता है, AM हमने निकाल रखा है, ये रहा 3, तो 3 अपॉन OA, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 6, तो OA मतलब √3 OA इक्वल टू 6, तो OA इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन में √3। अब इसको रेशनलाइज कर लो, नीचे रूट नहीं रखते हैं तो √3 से मल्टीप्लाई करके,
तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 6√3 और नीचे हो जाएगा 3। 3 से 6 को काट दो, 2 आ गया, मतलब 2√3 सेंटीमीटर हमारा रेडियस निकल गया। ओए हमने निकाल दिया। अच्छा, अब रेडियस तो हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना है PA, टेंजेंट। तो देखो, ये आप लोगों को पता होगा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब जैसे ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। इसी तरह से हमारा ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, और इधर का 30 दिया हुआ ही है। तो हम अभी इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल, ये वाला बड़ा ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP हमारा एंगल BAP, मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 - 30 होगा, है ना। तो एंगल BAP इक्वल टू 90 - 30 कितना आ गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया। कैसे आ गया भाई, ये रीजन आप जानते हो कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन लिख भी सकते हो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, बस इतना ही लिख दो, काफी है। तो ये इसका नाम लिख दो, OA करके। OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA। ये तो फैक्ट सबको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है, और हमारा ये एंगल OAM 30 डिग्री है ही है, तो 90 - 30 60 कर दिया। अच्छा, अब हमें पता है कि PA इक्वल टू PB होता है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे जब दोनों साइड इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब सिंस हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, सिंस PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इस तरह से ब्रैकेट में लिख दो, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। ये मैं क्या बताने जा रही हूँ, सिंस PA इक्वल टू PB, तो देयरफॉर ये एंगल जो है, एंगल PAB, ये BAP, इसको जो भी बोलो, एंगल BAP इक्वल टू एंगल ABP, ABP, ये समझ रहे ना। एंगल BAP हमारा ये वाला हो गया जो हमने 60 डिग्री निकाला है, और एंगल ABP हमारा ये वाला एंगल हो गया, तो ये भी आ गया 60 डिग्री। अब हमारे इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल 60 डिग्री हैं, तो तीसरा भी 60 हो जाएगा कि नहीं भाई। 60 + 60 + 60 180 होता है दोनों एंगल का सम। तो हमारा अब ये एंगल APB, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल APB, ये वाला एंगल निकालना है, इक्वल टू, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 माइनस एंगल BAP, एंगल BAP प्लस एंगल ABP। ठीक है, बस समझ में आ रही है। तो 180 माइनस 60 + 60, 60 + 60, मतलब 180 माइनस 120। ये सब कैलकुलेशन तो इजी है, कर ही लोगे, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो हमें क्या पता चला कि हमारे तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, दैट मीन्स PAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ऑल थ्री एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, 60 डिग्री का इक्वल ही लिख दो, इक्वल इन ट्रायंगल ABP, ABP, therefore this is equilateral triangle। ठीक है, therefore ट्रायंगल ABP is equilateral। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इधर जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ, इधर मिटा करके तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ही लिखना है, ये वाला तो आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा, इसको मिटा के मुझे लिख देती हूँ इधर का। हमारा ट्रायंगल ABP इक्विलैटरल है, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो देयरफॉर हमारे पास AB इक्वल टू PA इक्वल टू PB लिख सकते हैं हम। इक्विलैटरल का क्या मतलब होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। तो हमारे पास एक साइड तो दे रखी, हमने अभी निकाला था ना, नहीं एक साइड यहाँ दे रखी, हाँ, लेंथ ऑफ द कॉर्ड 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB 6 सेंटीमीटर है, AB 6 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है, तो AB 6 है, तो हमारा PA भी हो जाएगा 6। तो सिंस AB इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर PA इक्वल टू भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ठीक है बच्चों, आया समझ में। हमारा रेडियस भी निकल गया था 2√3, रेडियस भी हमारा क्या निकला था 2√3,
और ये वाला भी, ये भी निकल गया 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 और 1/2। ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसको शुरू करते हैं। हमारा दिया क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। अब हमें tan तक पहुंचना है। तो देखो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दें तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय कॉस, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से यहां डिवाइड करेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू यहाँ पे ये वाला कॉस थीटा इसके स्क्वायर से कट गया तो 3 tan थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा बच गया तो 3 साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, अच्छा अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, या 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, अब इसको इधर ले आते हैं माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0, या इसको हम सीधा सीधा करके लिख लेते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अगर अब हम tan थीटा को x ले लें तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट tan थीटा इक्वल टू x, तो हमारा ये ऐसा आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, हमने tan थीटा को x मान लिया है, tan थीटा को क्या मान लिया है, x। तो हमारे पास इस तरह का आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम इधर ले जाते हैं, इस साइड हम इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 इससे आ जाएगा और x इक्वल टू 1/2 इससे आ जाएगा। अब x हमने क्या माना था, tan थीटा, तो बस हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू 1 या tan थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आगे ना हमारा प्रूव हो गया। तो बस इस तरह से इस सवाल को क्वाड्रेटिक फॉर्म दे करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आए? तो ये क्वेश्चन 30 तक मैंने करवा दिया है सेक्शन सी में। अभी एक क्वेश्चन है सेक्शन सी में जो कि है मीन निकालने का। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मीन निकालने वाला क्वेश्चन है वो मैं नहीं करवाती हूँ, तो वो कर लोगे आप लोग, या अगर आपको समझना है तो मैं वो पूरा चैप्टर करवा दूंगी, पूरा अच्छे से मीन, मीडियन, मोड आप लोग समझ लोगे तो वो क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो आज मैं यही खत्म करती हूँ, इतने क्वेश्चंस करवा लिए, अब नेक्स्ट डे में सेक्शन डी करवाऊंगी। ठीक है,
तो हमारा सैम्पल पेपर लगभग 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर कोई चैप्टर बोलोगे तो चैप्टर करवाऊंगी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते रहूंगी। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते रहूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।